हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉमर्स टेक्स में। और आज हम बीआरएस की कड़ी में एक और वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हैं। और बीआरएस में आज जो काम करेंगे वो क्या है, पिछली वीडियो में पहले देखिएगा हमने क्या किया था। पिछली वीडियो में हमने बीआरएस बनाई थी कैश बुक के डेबिट बैलेंस से, और आज की वीडियो में हम जो बीआरएस बनाएंगे यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, वो बनाएंगे कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस से। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बात बताई थी कि आप लोगों के पास क्वेश्चन में जो गिवन हो सकता है डेबिट बैलेंस, तीन तरह से गिवन हो सकता है। कैसे? डेबिट के नाम से गिवन हो सकता है कि डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। दूसरा क्या हो सकता है? फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक। तीसरा क्या हो सकता है? पॉजिटिव बैलेंस ऑफ कैश बुक। तीनों ही बात एक ही चीज को इंडिकेट करती है, यानी कि डेबिट बैलेंस यानी कि पॉजिटिव बैलेंस। तो जब आप बीआरएस में डेबिट बैलेंस देखें, कैश बुक का डेबिट बैलेंस देखें, तो आप प्लस के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, आज हम जो वीडियो लेके चल रहे हैं, आज हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं, वो टॉपिक होगा हमारा क्रेडिट बैलेंस पे। क्रेडिट बैलेंस तीन तरह से, क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है आपके पास, तीन नाम से आ सकता है। क्रेडिट बैलेंस से आ सकता है, अनफेवरेबल बैलेंस से आ सकता है, नेगेटिव बैलेंस से आ सकता है, और एक और चौथे नाम से भी आ सकता है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। चारों का मतलब एक ही है, चाहे वो क्रेडिट बैलेंस कह रहा है, चाहे वो अनफेवरेबल बैलेंस कह रहा है, चाहे वो नेगेटिव बैलेंस कह रहा है, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस कह रहा है। ठीक है, बात एक ही है। नेगेटिव बैलेंस का मतलब नेगेटिव बैलेंस, यानी कि कैश बुक का जब क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो नेगेटिव के कॉलम में लिखा जाएगा। स्टार्टिंग में जब लिखा जाएगा तो नेगेटिव के कॉलम में लिखे जाएगा, बाकी जो सब कुछ काम होगा वो पहले के जैसा होगा। लेकिन इस काम को एक क्वेश्चन के थ्रू आप लोग समझेंगे। ये मैंने डीके गोयल जी की बुक का एक 7th इलस्ट्रेशन आपके सामने रखा है, और 7th इलस्ट्रेशन में कुछ थोड़ी सी टिपिकल बातें भी हैं जिसको आप लोगों को समझ के बहुत सारी क्लियरिटी होगी बीआरएस से रिलेटेड। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, पहले स्टेटमेंट रीड कीजिएगा। मैंने यहां पे अभी आधी स्टेटमेंट ली है, और आधी स्टेटमेंट मैं फिर इसके बाद करूंगा जब आप लोग ये तीनों पॉइंट समझ जाएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर 6 पॉइंट्स हैं, तो 3 पॉइंट्स मैंने अभी यहां पे लिख के रखे हैं क्योंकि मेरे पास बोर्ड के ऊपर इतना ही स्पेस है। फिर हम 3 पॉइंट्स और आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में करेंगे, और वो 6 के 6 पॉइंट यानी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने इसी वीडियो में होगा। अभी हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। आइए, ऑन 31st January 2017, my cash book showed a bank overdraft. बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि आप लोगों के पास क्रेडिट बैलेंस, यानी कि नेगेटिव बैलेंस, यानी कि आप लोगों के पास अनफेवरेबल बैलेंस, कुछ भी कहिएगा, चारों नाम एक ही हैं। यहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹12,500। ऑन कंपेयरिंग इट विद पासबुक द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर नोटेड। अब ये जो बैलेंस दे रखा है, पहले तो ये बात समझनी है कि ये बैलेंस किसका दे रखा है भाई। ये बैलेंस आप लोगों के पास कैश बुक का बैलेंस है। तो इसका मतलब हमें जो बीआरएस बनानी है वो कैश बुक से पासबुक के बैलेंस की तरफ चलाना है। तो कैश बुक का बैलेंस शुरू में लेके चलेंगे और पासबुक का बैलेंस हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, अब आप लोगों के पास पहली बात यहां से देख के हमें समझ में आ गई कि ये कैश बुक का बैलेंस गिवन है। तो हमें जो अपनी बीआरएस का काम शुरू करना है वो कैसे करना है, देखिएगा मैंने यहां पे फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। लिखा है बीआरएस एज ऑन 31st January 2017। आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में भी यही बात बताई थी कि बीआरएस बनाते हुए आपको डेट पे फोकस करना है कि आप लोग किस डेट को बीआरएस बना रहे हैं। जिस डेट को आप बीआरएस बना रहे हैं उस डेट तक आप लोगों ने काम देखना है कि हमारा काम हुआ या नहीं हुआ। अगर उस डेट के बाद का कोई काम होने की बात कही जाती है तो इसका मतलब वो काम हमारा इस डेट तक नहीं हुआ। ये डेट कौन सी है यहाँ पे? 31st January 2017। अगर कोई चेक इशू किया और वो 31st जनवरी के बाद क्वेश्चन में गिवन हो कि 2nd जनवरी को क्लियर हुआ, या आप लोगों के पास 2nd जनवरी 2nd फरवरी को क्लियर हुआ, या 2nd मार्च को क्लियर हुआ, कोई भी डेट 31st जनवरी के बाद की दे दे तो हम ये समझेंगे कि 31st जनवरी तक तो नहीं हुआ। तो 31st जनवरी के बाद की किसी भी डेट पे अगर वो क्लियर होता है तो वो फिलहाल हमारे काम की चीज नहीं है। यानी कि हमारे काम की चीज का मतलब ये है यहां पे कि वो उस डेट तक तो क्लियर नहीं हुआ ना। तो इसी वजह से डिफरेंस आ रहा है। किसके अंदर डिफरेंस आ रहा है? कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस आ रहा है। समझ में आ रही है ना बात ये? तो अब यहां पे समझना है बात भाई कि 31st January 2017 इंपॉर्टेंट डेट है। अब हम पहली पोजीशन पे आते हैं। पहली बात हम लोगों को बैलेंस शो करना होता है, तो हम यहां पे क्या लिखें? बैलेंस
एज पर कैश बुक। तो कैश बुक का क्या बैलेंस शो हो रहा है? 12,500 का शो हो रहा है। और जब ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो, क्रेडिट बैलेंस हो, अनफेवरेबल बैलेंस हो या फिर नेगेटिव बैलेंस हो, ये चारों पॉइंट्स याद रख लें कि चारों बातें एक ही बात को इंडिकेट कर रही हैं। कौन कौन सी? फिर कह रहा हूं, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस या फिर नेगेटिव बैलेंस। अगर वो नेगेटिव बैलेंस कह रहा है तो अब तो आप लोगों के दिमाग में एकदम से पिक्चर क्लियर है कि नेगेटिव के कॉलम में जाएगा। अनफेवरेबल बैलेंस कह रहा है तो भी नेगेटिव के कॉलम में आपको पिक्चर काफी हद तक क्लियर हो जाती है। दो जगह पे आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, एक बैंक ओवरड्राफ्ट की बात पे और एक क्रेडिट कॉलम की बात पे, क्रेडिट बैलेंस की बात पे। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी कैश बुक का क्रेडिट कॉलम हो, क्रेडिट बैलेंस हो, तो आपको माइनस के कॉलम में लिखना है। तो माइनस के कॉलम में आप लोगों के पास 12,500 का अमाउंट आ जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम पहले पॉइंट पे चलते हैं। पहले पॉइंट पे क्या कह रहा है? कह रहा है कैश एंड चेक ऑफ ₹1,340, 1340 रुपए के चेक और कैश थे, वर सेंट टू बैंक, हमने बैंक में भेजे। किस बात के लिए? ऑन 27th जनवरी, बट चेक्स वर्थ ₹230 वर क्रेडिटेड ऑन 2nd February। मतलब समझना यहां पे ध्यान से कि एक चेक 230 रुपए का जो था वो क्रेडिट हुआ कब? 2nd February को। हम कब बना रहे हैं बीआरएस? हम तो बना रहे हैं 31st जनवरी को। चेक कब क्रेडिट हो रहा है? 2nd February को। अभी मैंने आपको बताया कि 31st जनवरी के बाद जो भी चीज, जो भी अमाउंट क्लियर हो रहा है ना, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि 31st जनवरी तक तो नहीं हो रहा ना, तो हम तो 31st जनवरी तक लेके चलेंगे कि 31st जनवरी तक अगर हो गया तो फिर तो बैलेंस में डिफरेंस आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन यहां पे आपको बताया यही गया है कि 2nd February को हुआ, तो आपको ये 230 रुपए पे समझना है, इस 230 रुपए पे फोकस करना है, 230 रुपीज पे फोकस करना है कि 230 रुपए के चेक 31st जनवरी तक क्रेडिट नहीं हुए। और क्या कह रहा है? एंड वन चेक फॉर ₹45 was returned by them as dishonored on 4th February। ये भी हमें पता चला कि 4 फरवरी को एक चेक डिसऑनर हो गया। तो इसका मतलब 45 रुपए का एक चेक ये था और 230 रुपए का एक चेक ये था जो क्लियर नहीं हुए, जो क्रेडिट नहीं हुए हमारे अकाउंट में। अब समझना बात को, यहां पे हमारे पास ये कैश बुक है। मैंने पिछली भी वीडियो में आप लोगों को एक बैलेंस बना के दिखाया था, एक तराजू बना के दिखाया था, और उसी तराजू का काम हम अब भी कर रहे हैं। ये कैश बुक और ये पासबुक, समझना, ये आपके पास कैश बुक है और ये आपके पास क्या है? पासबुक। आप तराजू बनाए, तराजू बना के कर ले, और अगर आप नहीं बनाए तो सिर्फ कैश बुक और पासबुक लिख लें। आप सिर्फ कैश बुक लिख लें एक तरफ और एक तरफ पासबुक लिख लें, समझ जाएंगे भाई ये तराजू है हमारे। अब कैश बुक में क्या हुआ? कैश बुक में हमने 1340 रुपए के चेक पॉजिटिवली भेजे कि भाई बैंक में जाओ जमा हो करा दो। लेकिन 1340 रुपए यहां पे तो हमारे क्या हो गए? अपनी तरफ से जमा हो गए। पर बैंक में 1340 रुपए यानी कि 1340 रुपीज के अगर चेक जमा हो जाते तो फिर प्रॉब्लम नहीं थी। कितने के चेक जमा नहीं हुए? बाकी के चेक तो समझो जमा हो गए होंगे, लेकिन इतने के चेक 230 रुपए के चेक और 45 रुपए के चेक जमा नहीं हुए। तो हम क्या करें? तो हमें क्या करना है? अगर यहां पे अब समझो सिर्फ बात कितने की है? बात सिर्फ 230 रुपीज की और 45 रुपीज की ही है। हमारी तरफ से तो जमा हो गए थे लेकिन यहां नहीं हुए। अब समझो तराजू का खेल, तराजू का खेल अब पलड़े फिर अनबैलेंस हो गए। अनबैलेंस कैसे हो गए? इसमें 230 रुपए और 45 रुपए यानी कि 275 रुपीज ज्यादा जमा हो रहे हैं, यहां नहीं हो रहे। बराबर कैसे करें? बताइए कैसे करें? बस यहां से 275 रुपीज क्या कर दें? माइनस कर दें, क्योंकि पासबुक के बैलेंस को तो हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ देख सकते हैं। हम लोग जब कैश बुक से चलेंगे तो कैश बुक में ही छेड़खानी करनी है। जो भी प्लस माइनस करना है वो कैश बुक में करना है, पासबुक में तो सिर्फ क्या करना है? देखना है। पासबुक के बैलेंस को, पासबुक के पलड़े को देखो कि क्या हुआ और कैश बुक में छेड़खानी करो। यही चीज है बस आपके पास जब आप कैश बुक से चलोगे।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है, ये पूरी ट्रांजैक्शन आप लिख देंगे कि 230 रुपीज के चेक जो है वो क्रेडिट नहीं हुए और 745 रुपीज के चेक डिसऑनर्ड हो गए। ये पूरी लाइन यहां पे लिख के या फर्स्ट पॉइंट यहां पे लिख के आप लोग क्या करोगे, 230 रुपीज के और 45 रुपीज के यानी कि 275 रुपीज के ये अमाउंट आप लोगों ने कलेक्टिवली लिखना है, कलेक्टिवली लिख दो। और अगर अलग अलग लिखना है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। अलग अलग मतलब 230 रुपीज का चेक एक और 45 रुपीज का चेक एक। फर्स्ट ट्रांजैक्शन के दोनों पार्ट आपके पास आ गए। सेकंड ट्रांजैक्शन पे आते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी के मंथ में आई इशूड, मैंने चेक इशू किए, आई इशूड चेक्स वर्थ रुपीज 1670 टू माई क्रेडिटर, मेरे क्रेडिटर्स को। आउट ऑफ दीज चेक्स वर्थ रुपीज 1370 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 5th फरवरी। अब यहां पे समझना, अब फिर देखिए यहां पे डेट क्या आई, 5th फरवरी। इसका मतलब 1670 रुपए में से 1370 रुपए के चेक 5 फरवरी को जाके लगे, 5 फरवरी को जाके लगे। तो मतलब समझो बात को, यहां पे हो क्या रहा है, मतलब अब फिर ये देखिएगा, फिर हम थोड़ी सी बात करते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। ये कैश बुक और ये पासबुक, हमेशा इस तरह से लिख के आप लोग देख लें तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आने वाली। हुआ क्या, 1670 रुपए के चेक हमने इशू किए यानी कि माइनस 1670, ठीक है। बैंक में क्या हुआ, बैंक में कुछ लोग थे जिनके पास 1370 रुपीज के चेक थे, वो बैंक में गए ही नहीं, वो बैंक में गए ही नहीं। तो इसका मतलब बाकी 300 रुपए वाले तो चले गए होंगे, तो उससे हमें मतलब नहीं है। हमारा तो मतलब यहां पे 1370 रुपए हमने, समझो कि हमने 1370 रुपए माइनस किए थे लेकिन यहां नहीं हुए। अब क्या हो रहा है, अब इसको बराबर कैसे करें, दोनों को बराबर करना है, दोनों को बराबर करो बस। वहां तो कुछ कर ही नहीं सकते, वहां नहीं कुछ कर सकते, करना है तो जो करना है वो यहां करना है। यहां करने के लिए बराबर कैसे करें, अगर आप लोग मैथमेटिकली देखें तो यहां पे आपके पास बैलेंस 0 है फिलहाल के लिए, और यहां पे बैलेंस क्या है, माइनस का। तो इसको 0 लाने के लिए क्या करें, आई बात समझ में, प्लस कर दें 1370 तो 0 बैलेंस आ गया। तो आपके पास सेकंड सिचुएशन में क्या बात समझ में आई कि 1370 रुपए के जो चेक 5th फरवरी को जाके इश्यू हुए, वो प्रेजेंट हुए, उसको हमने अभी नहीं लेना, हमने सिर्फ 31 जनवरी की बात देखनी है। उस टाइम पे काम देखना है हुआ या नहीं हुआ, समझ में आई ना बात ये। तो अब आप लोगों के पास सेकंड पूरी की पूरी सिचुएशन लिखे, यहां पे थोड़ी सी सिचुएशन लिख दें कि चेक रुपीज 1370 वर प्रेजेंटेड ऑन 5th फरवरी, और इस अमाउंट को 1370 को कहां लिख देंगे, प्लस के कॉलम में लिख देंगे। प्लस हुआ ना, तभी तो आपके पास बैलेंस बराबर हुआ, अदरवाइज तो आपके पास बैलेंस बराबर कैसे होता। अब उसके बाद अगली बात देखिएगा, थर्ड पोजीशन पे आइएगा, अकॉर्डिंग टू माई स्टैंडिंग ऑर्डर। क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू माई स्टैंडिंग ऑर्डर, यानी कि मैंने जो स्टैंडिंग ऑर्डर दे रखे थे। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि भाई ये कर देना, ठीक है। द बैंकर हैव पेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द जनवरी। बैंकर यानी कि बैंक वालों ने क्या किया, जनवरी के मंथ में द फॉलोइंग अमाउंट को पे कर दिया। कौन कौन से अमाउंट को पे कर दिया, LIC का प्रीमियम पे कर दिया, टेलीविजन की लाइसेंस फीस पे कर दी, साथ में ड्राइविंग लाइसेंस की फी पे कर दी। कितने कितने रुपीस की थी, 170 रुपीस की, 120 रुपीस की और 22 रुपीस की। अब बैंक वालों ने, समझो अब इस ट्रांजेक्शन पे आते हैं, देखिएगा वो कहता है जनवरी के महीने में बैंक वालों ने मेरी कहे अनुसार, मेरी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली ये अमाउंट पे कर दिए। मुझे नहीं पता चला अभी, मुझे तो बाद में पता चला। 170 रुपीज एक पे कर दिया, 120 रुपीज एक पे कर दिया और 22 रुपीज एक पे कर दिया। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, मेरे बैंक में से निकल गए, मुझे पता ही नहीं। अब मुझे पता चला तो मैं क्या करूं, मुझे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है, मुझे इसको रिकॉन्साइल करना है, यानी कि इनको आपस में मिलाना है। कैसे करूं, यहां को देखूं, यहां पे खड़े होके पासबुक को देखूं और पासबुक में देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं कि -170, -120, -22, यानी कि 170 रुपए वहां से निकल गए, 120 रुपए भी निकल गए, 22 रुपए भी निकल गए, ठीक है। और यहां से नहीं निकले,
बैलेंस तो बराबर नहीं होगा ना। ये पलड़ा हल्का हो गया तो इसको नहीं हल्का करना पड़ेगा, बिल्कुल हल्का करना पड़ेगा। माइनस के 170 रुपीज यहां पे कर दें, माइनस के 120 रुपीज यहां पे कर दें, माइनस के 22 रुपीज भी कर दें, तो क्या ये बराबर नहीं हो गया? देखो बराबर हो गया ना। तो इसका मतलब आपको ये पता चला कि अगर मैं माइनस के कॉलम में सबको लिखूंगा तो मेरा काम चलेगा। तो यानी कि थर्ड ट्रांजैक्शन में मेरा क्या काम होगा? थर्ड ट्रांजैक्शन में मैंने ये तीनों चीजें किस किस की बातें? LIC की, ये लिख दिया करेंगे यहां पे सारी LIC प्रीमियम की बात। साथ में आप लोगों के पास क्या चीज है? टेलीविजन लाइसेंसिंग फीस, ठीक है, लाइसेंसिंग फीस। और साथ में और क्या है? और आप लोगों के पास है ड्राइविंग लाइसेंस फीस, और ड्राइविंग लाइसेंस फीस में आप लोगों के पास है 22 रुपीज। और यहां पे आप लोगों ने सारे माइनस में लिख देने हैं 170 रुपीज, और साथ में आप लोगों के पास 120 रुपीज, और साथ में आप लोगों के पास 22 रुपीज। ये आप लोगों ने काम कर देना है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये 3 पॉइंट यहां तक क्लियर हो गए, ठीक है। ये 3 पॉइंट को आप कॉपी कीजिए। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग काम करते हैं। बाकी के जो 3 पॉइंट है वो अभी एक बार मैं इसको रब करके आप लोगों के सामने फिर 2 मिनट में हाजिर होता हूं। तब तक के लिए आप लोग यहां तक का काम अच्छे से समझ लें, ओके। आइए हम आगे चलते हैं, 4th पॉइंट पे आते हैं। 4th पॉइंट क्या कहता है? माई बैंकर हैव कलेक्टेड ₹150 एज डिविडेंड ऑन दी शेयर्स। माई बैंकर, मेरे बैंक वालों ने क्या किया? हैव कलेक्टेड ₹150 कलेक्ट कर लिए 150 रुपए एज डिविडेंड ऑन दी शेयर। शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिला 150 रुपए का, 150 रुपीज का, 150 रुपीज का डिविडेंड मिला होगा। डिविडेंड आप समझते हैं, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि शेयर जो है कंपनी के जो हिस्सा होता है कैपिटल का, उसको शेयर्स कहते हैं। मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो मुझे पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिलता है जिसको हम डिविडेंड का नाम देते हैं। तो डिविडेंड जो है 150 रुपए का मिला, बैंक में आया डायरेक्टली, बैंक वालों ने कलेक्ट कर लिया, बैंक वालों ने मेरे अकाउंट में डाल दिया, मुझे पता ही नहीं था। अब बैंक में जमा हो गए, समझिएगा बात, यहां पे बैंक में तो जमा हो गए। अब मैं क्या करूं? अब मुझे बराबर करना है। मुझे कैश बुक में पता ही नहीं था, मैं कैश बुक में तब तक एंट्री नहीं कर पा रहा था जब तक मुझे पता चले, तब तक तो मैंने एंट्री नहीं की, ठीक है। अब एंट्री, अब मुझे पता चल रहा है कि 150 रुपए भी डिविडेंड के भी आए थे भाई। तो अब मैं क्या करूं? इसको बराबर कैसे करूं? इन दोनों पलड़ों को बराबर करने का एक ही तरीका, क्या? 150 रुपए इधर भी जमा कर दो, ठीक है। तो 4th पॉइंट में आपके पास 150 रुपीज यहां पे आ जाएगा। इज इट क्लियर? 5th पॉइंट पे देखिएगा, 5th पॉइंट पे क्या कह रहा है? 5th पॉइंट पे कहता है माई बैंकर हैव गिवन मी रॉन्ग क्रेडिट। अगर बैंक वाले मेरे अकाउंट में कुछ क्रेडिट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने मेरे अकाउंट में कुछ पैसे जमा किए, यानी कि मेरा अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया। तो बढ़ गया, कितने रुपए से बढ़ गया? 150 रुपीज से। चाहे वो गलत बढ़ा चाहे वो ठीक बढ़ा, लेकिन फिलहाल तो बढ़ गया ना। फिलहाल तो यहां पे भी 150 रुपए से और बढ़ गया। फिर बिल्कुल सेम चीज है, 150 रुपए बैंक वालों ने जमा कर दिए थे। अब मैं क्या करूं? अगर मैं इसको फिलहाल के लिए छुपा लूं तो मुझे ये भी जमा करने पड़ेंगे ना। तो 4th पॉइंट के अंदर तो आप लोगों के पास 150 रुपीज जमा हुए थे। अब अगर बैंक वालों ने मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए हैं, बैंक वालों ने क्या कर दिया? मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए हैं, तो मैं भी क्या करूं? 5th पॉइंट में मैं भी क्रेडिट कर दूं। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल बात, ठीक है। 6th पॉइंट देखिएगा, 6th पॉइंट में क्या कह रहा है? इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ₹125। अब समझते हैं, अब क्या हुआ? अब ये हुआ भाई कि बैंक वालों ने मेरे अकाउंट से 125 रुपए इंटरेस्ट के नाम के काट लिए, यानी कि बैंक वालों ने अपने आप 125 रुपए माइनस कर दिए, मुझे पता ही नहीं था। जब मैंने ये खोजबीन की तो मुझे पता चला कि 125 रुपए बैंक वालों ने क्या कर रखा है? इंटरेस्ट के काट रखे हैं। अब मुझे तो ये बराबर करना है, मैंने तो कैश बुक में एंट्री नहीं की थी इसकी। अब इसीलिए दिक्कत हो रही थी। अब मैं भी क्या करूं? मैं भी 125 रुपए अपने अकाउंट में से, यानी कि अपने कैश बुक में से माइनस कर दूं। तो 6th पॉइंट जो मेरे पास आएगा वो 125 रुपीज क्या होगा? 125 रुपीज आप लोगों के पास यहां पे माइनस में लिखा जाएगा। इज इट क्लियर? बस फिर उसी तरह से बात, क्या? यहां का टोटल और यहां का टोटल, अगर आप देखेंगे कि यहां का टोटल कितना बन रहा है, तो यहां का टोटल आप लोगों के पास 13,212 रुपीज बनेगा। 13,212। और इधर का टोटल आप लोगों के पास जो बनेगा वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1670 रुपीज बनेगा।
1670 रुपीज यहाँ का टोटल बना और यहाँ का नेगेटिव का बैलेंस आप लोगों के पास 13,212 रुपीज बना। किस साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है? नेगेटिव साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है। बैलेंस किस साइड पे निकल के आएगा? नेगेटिव साइड पे निकल के आएगा। आपको मैंने पिछली वीडियो में एक बात बताई थी कि लेजर की तरह मत कर देना। हमारा जो ध्यान रहता है वो लेजर की तरह रहता है। आम बच्चों का ध्यान वही चक्कर में पड़ा रहता है कि लेजर में भी तो यही होता है सर। क्या होता है कि जिधर का बैलेंस कम होता है ना, हम उधर बैलेंस बाकी बचा हुआ लिख देते हैं। जिधर का टोटल कम होता है उधर बैलेंस बचा हुआ लिख देते हैं। यहाँ का टोटल सर कम है तो यहीं पे हम लोग 1300 हम लोग क्या करें सर, हम लोग 13,212 रुपीज में से 1,670 रुपीज को माइनस करें तो 2 और 11 में से 7 गए 4 और यहाँ पे 11 में से 6 गया 5 और यहाँ पे 2 में से 1 1 और यहाँ पे 11,540। क्या करते हैं बच्चे, वो यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि पॉजिटिव के कॉलम में लिख देंगे। पॉजिटिव के कॉलम में नहीं लिखना भाई, कहां लिखना है? जिस साइड पे आपका बैलेंस बचता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर ध्यान दीजिएगा, जिस साइड पे टोटल ज्यादा बैलेंस उसी साइड पे लिखा जाएगा। अब बात यह आएगी कि अगर नेगेटिव बैलेंस है तो ये बाद में बैलेंस किसका, जो ये 11,542 रुपीज आया, ये किसका बैलेंस है? ये बैलेंस है पासबुक का। ये बैलेंस किसका है? पासबुक का। हम चले कहां से थे? कैश बुक से। हम अगर कैश बुक से चलेंगे तो लास्ट में रिजल्ट किसका आएगा? पासबुक का। अगर हम अब अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हम पासबुक से चलेंगे और पासबुक से चल के हम कहां पहुंचेंगे? कैश बुक के बैलेंस पे। लेकिन फिलहाल तो हम कहां से चल रहे हैं? हम लोग चल रहे हैं कैश बुक से, तो बैलेंस कहां पे आएगा? पासबुक का। ठीक है, अब बात यह आती है कि पासबुक का कौन सा बैलेंस। अगर आप लोगों को क्रेडिट और डेबिट ना याद रहे तो एक सिंपल सी बात याद रख लो कि यार अगर नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो आप नेगेटिव बैलेंस तो लिख सकते हो या अनफेवरेबल बैलेंस तो लिख सकते हो। आप लोग लिख दें अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक। अदरवाइज मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोग याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास जब पॉजिटिव बैलेंस आता है किसका? पासबुक का, तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है। और जब नेगेटिव बैलेंस आता है किसका? पासबुक का, तो उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। तो यहां पे कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक आप लोगों ने लिखना है। और किस साइड पे लिखना है? इसी साइड पे लिखना है भाई, इसी साइड पे, नेगेटिव साइड पे, यानी कि 11,542 ये जो बैलेंस आप लोगों के पास बचा है, ये बैलेंस आप लोगों के पास कौन सा बैलेंस है? क्या बता रहा हूं? डेबिट बैलेंस। अगर आपको डेबिट याद ना रहे तो जिस साइड का बैलेंस है वो लिख दो। क्या? नेगेटिव बैलेंस ऑफ पासबुक। गलत तो नहीं होगा ना क्वेश्चन कम से कम? मतलब यहां पे आप लोगों के हाफ मार्क्स कटने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि बच्चे यहां पे कंफ्यूज होके रहते हैं कि सर ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। बात समझ में आ रही है ना? ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस होता है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस होता है, पासबुक का उसका उल्टा। क्या मतलब? अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो वो नेगेटिव है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस। क्लियर है? ठीक है, यहां तक का ये क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पासबुक के बैलेंस से चलेंगे और पासबुक से समझेंगे। फिर हम क्या करेंगे? हम पासबुक को इधर लेके आएंगे और कैश बुक को उधर रखेंगे। ठीक है, और पासबुक के बैलेंस से चलेंगे और कहां पे पहुंचेंगे? कैश बुक के बैलेंस पे पहुंचेंगे। समझ में आ रही है ना बात? ये क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर आप लोगों के साथ नए टॉपिक के साथ। ठीक है, आप लोगों को मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है और अगर आप लोगों को कुछ फायदा हो रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्लीज लाइक जरूर किया करें और शेयर जरूर कर दें, ताकि आपके साथ साथ किसी और बच्चे का भी फायदा हो सके। ओके, थैंक यू।